Good morning. Today I am going to start chapter 8 history. Name is education and British rule. Okay, so listen carefully what I am going to explain in front of you. Okay, every word is very important, and for your upcoming examination, also for your half yearly and also in annual. This chapter come in your half yearly as well as annual, because this chapter is very important. Okay, so let's begin the class. Okay, before you watch this video, first you like my YouTube channel Let's Crack Toppers. Let's Crack Toppers. Okay, don't forget to like, share and subscribe. ओके, ये आप कभी ना भूले। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। चैप्टर का नाम है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के समय एजुकेशन की कंडीशन इंडिया में क्या थी, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू दैट ट्रेडिशनल एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ओके, ट्रेडिशनल education in India during 19th century। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कहाँ से हमें पता चलेगा इसके बारे में? तो वी नो अबाउट ट्रेडिशनल एजुकेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया मेनली फ्रॉम रिपोर्ट्स। हम अलग अलग रिपोर्ट से जान सकते हैं कि 19th सेंचुरी में एजुकेशन की कंडीशन इंडिया में क्या थी। कंपाइल्ड बाय सिविल सर्वेंट एट द ऑफ द टाइम, उस समय के जो भी IAS, PCS, IFS अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई होगी एजुकेशन को लेकर के, उस रिपोर्ट के थ्रू हम जान सकते हैं कि कंडीशन क्या थी। इन द 1830 विलियम एडम, 1830 में विलियम एडम जो एक मिशनरी लेकर भारत आए थे और ब्रिटिश गवर्नर थे बंगाल के, मेड अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल। बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में उन्होंने डिटेल्ड एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना। आगे है कि ही रिपोर्टेड दैट देयर वेर अबाउट 1 लाख विलेजेस स्कूल इन द रीजन। उन्होंने ऐसा माना था कि बंगाल और बिहार में अकेले नियर अबाउट 1 लाख, कितने, 1 लाख ट्रेडिशनल स्कूल उस समय अवेलेबल थे। हम 1830 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1830। ये बहुत पुराना टाइम है। उस समय ट्रेडिशनल एजुकेशन ही इंडिया में दिए जाते थे, अब तक इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत नहीं हुई थी। बात समझ में आ रही है? ओके, अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर ऑफ द टाइम, उस समय के जितने भी ऑब्जर्वर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नियरली एवरी इंडियन विलेजेस हैड अ स्कूल, हर एक भारतीय गांव के पास अपना स्कूल है। एंड द इंडियन टीचिंग मेथड्स वेर पॉसिबली बेटर देन दोज दैट एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। और उस समय इंग्लैंड में जो एजुकेशन सिस्टम था उससे कहीं बेटर और कहीं अच्छा ट्रेडिशनल एजुकेशन इंडिया में दिया जाता है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। ठीक है, बट नियति को कुछ और मंजूर था। एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आज हम जिसको लेते हैं इंग्लिश एजुकेशन, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। अब क्या था इसमें, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या था। ओके, तो देयर वेर एलिमेंट्री स्कूल्स कॉल्ड पाठशाला। एलिमेंट्री स्कूल को पाठशाला बोला जाता था, ठीक है, हिंदी में, और उसको हिंदू स्कूल बोला जाता था, और मकतब्स उसे मुस्लिम बुलाते थे। ठीक है, दीज स्कूल्स कुड बी लोकेटेड इन प्रेमिसेस ओन्ड बाय वेल्दी पर्सन्स। ये स्कूल या तो मंदिरों में होते थे, या तो मस्जिदों में होते थे, या फिर अमीर घरों के लोगों के घर में होते थे। बात समझ में आ रही है? ओके। देयर वेर नो प्रिंटेड बुक्स, उस समय कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं थी। जैसे आज के टाइम में है प्रिंटेड बुक, जैसे ये बुक हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रिंटेड बुक है, तो प्रिंटेड बुक आज की तरह पास्ट टाइम में नहीं था, ये सारा कुछ नहीं था। चिल्ड्रन वर टॉट टू रीड राइट, ठीक है ना, बच्चों को लिखना सिखाया जाता था,
मतलब राइट करना सिखाया जाता था, रीड करना सिखाया जाता था और बोलकर पढ़ना सिखाया जाता था। बस यही चीज़ें थी। और हाथ से जो कुछ वो लिख सके, बस इतना तक की बात क्या थी, सीमित थी। हाथ से जो किताबें लिखी हुई थी वो काफ़ी महंगी मिलती थी, यानी कि हैंड रिटन बुक्स is on that time is very costly and every children not buy that book. Okay, the duration of education was not the same for all student. हर एक स्टूडेंट के लिए जैसे आज है कि 1 अप्रैल से सेशन शुरू होता है, आपका 31 मार्च को एंड हो जाता है, यह है टाइम पीरियड फिक्स। पहले टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, जब जो खाली है आके पढ़ ले, जितना सीख लिया, ये सब कुछ था। एडमिशन कुड नॉट बी टेकन एनी टाइम, एडमिशन किसी भी समय ले लिया जाता था, ठीक है ना। प्यूपिल्स एजुकेशन वाज रिगार्डेड एज कंप्लीट आफ्टर ही हैड गॉट द अमाउंट ऑफ नॉलेज थॉट नेसेसरी बाय द टीचर। टीचर को ऐसा लगे कि स्टूडेंट ने प्रॉपर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उस स्टूडेंट को लगे कि उसने प्रॉपर ज्ञान ले लिया है, तो वो स्कूल को छोड़ सकता था। ऐसा पहले था सिस्टम, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। देयर वर नो फिक्स्ड फी, फीस भी कोई फिक्स नहीं थी। और पीपल्स पेरेंट पेड द टीचर इन कैश और काइंड अकॉर्डिंग देयर एबिलिटी। एक पेरेंट जो है वो टीचर को या तो कुछ पैसे देता था या फिर कुछ और चीज़ दे देता था जो उसकी इच्छा होती थी, कोई भी मांग नहीं की जाती थी। स्कूल्स वेर अडॉप्टेड टू द लोकल कंडीशन, स्कूल लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलती थी। फॉर एग्जाम्पल विलेजेस स्कूल जो थी, मतलब गांव के जो स्कूल थे, वो हार्वेस्ट मतलब जब फसल कटाई होती थी उस समय पे वो स्कूल बंद हो जाते थे, ठीक है ना। और चिल्ड्रन कहाँ जाते थे, अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए चले जाते थे। हु हेल्प्ड इन द हार्वेस्ट वुड नॉट मिस क्लासेस, ठीक है, वो खेती करने चले जाते थे और क्लास को मिस कर देते थे। समझ में आ रही बात। हायर एजुकेशन के लिए लोग कहाँ जाते थे, यह है कि सेंटर्स ऑफ द हायर एजुकेशन वेयर फ्यू इन नंबर। हायर एजुकेशन के लिए सेंटर बहुत सीमित था, ठीक है ना। दीज वेयर मोस्टली पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स और नोबल्स, और ये स्कूल या तो बड़े लोगों का था या फिर अमीर लोगों का था या हम सम्मानित लोगों का था। एंड देयर स्टूडेंट वेयर मोस्टली अपर क्लास हिंदू और मुस्लिम, और हिंदू और मुस्लिम के जो अपर कास्ट के लोग थे मोस्टली वही हायर एजुकेशन को पाने की कोशिश करते थे और उन्हें ही हायर एजुकेशन दिया जाता था। ऐसी सारी सिस्टम्स थे, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आगे शुरू करते हैं। हिंदू रिसीव्स हायर एजुकेशन इन टॉल्स। हिंदू लोग जहां पे हायर एजुकेशन को पाते थे उसको टॉल्स बोला जाता था, TOLS। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, हिंदूज हायर एजुकेशन स्कूल दैट टाइम नोन एज टॉल्स, TOLS, ओके। एंड वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत, और जहाँ पे संस्कृत में हायर एजुकेशन की नॉलेज दी जाती थी, ठीक है। एंड मुस्लिम्स रिसीव्ड हायर एजुकेशन इन मदरसाज। मुस्लिम को अगर हायर एजुकेशन लेना था तो वो मदरसा में जाते थे, और वहाँ पे जो मीडियम था नॉलेज का वो पर्शियन लैंग्वेज था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मुस्लिम को हायर एजुकेशन लेना था ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम तो वो कहाँ जाते थे, तो वो जाते थे कहाँ पे, मदरसा में। और हिंदू लोग कहाँ जाते थे, टेम्पल्स में जाते थे, हम कह सकते हैं कि टॉल्स में जाते थे, ठीक है ना। एमंग द सब्जेक्ट टॉट वेयर, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो था लॉ, लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, रिलीजियस, लिटरेचर, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट थे जो उस समय पढ़ाए जाते थे। हाउएवर द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वाज नॉट प्रमोटेड, हेंस द स्टूडेंट वेर नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रिंट चीज़ें नहीं आती थी और कम्युनिकेशन भी उतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसको देखते हुए जो भी नए नए इन्वेंशंस होते थे वो लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी। आज के टाइम में अगर कोई भी चीज़ इन्वेंट हुआ तो पूरी दुनिया को 1 सेकंड में पता लग जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बात समझ रहे हैं आप, ओके। स्पेशली इन साइंटिफिक स्टडीज में नए नए इन्वेंशंस लोगों को बहुत जल्दी पता नहीं चल पाते थे। एजुकेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश। अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश। ड्यूरिंग ब्रिटिश, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो द ओरिएंटलिस्ट, सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट इंडिया में आए थे, यूरोप, ठीक है।
At the beginning of their rule in India, the British were unfamiliar with the Hindu and Muslim laws and customs that were in use in India. Some of the British administrators in India studies these laws and customs under learned scholars. They read many texts on Indian laws, philosophy and literature. Okay, their aim was to improve their understanding of these subjects so that they could become better administrators and establish closer relationship with the Indians. Europeans scholar who studied the knowledge and culture of the Orient or the East came to be referred to as Orientalist. ठीक है ना? Nathaniel Hallett, Warren Hastings, William Jones, Henry Thomas, Colebrook and Jonathan Duncan were among the renowned Orientalists in India. ठीक है ना? ब्रिटेन से और यूरोप से जितने भी स्कॉलर इंडिया में आए उन्हें हिंदू और मुस्लिम के रूल्स रेगुलेशंस लॉज के बारे में पता नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हिंदू के रूल्स रेगुलेशन के बारे में जाना, और हिंदू के रूल रेगुलेशन जानने के लिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में जितने भी स्कॉलर थे उनसे उन्होंने सीखा, यहाँ की कंडीशन को जाना, ज़रूरत क्या है पहले वो जाना, ठीक है ना। और जानने के बाद उन्होंने यहाँ के न सिर्फ कई सारे बुक्स को पढ़ा, कई सारे इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा, इंडियन लॉज को पढ़ा, फिलॉसफी को पढ़ा, लिटरेचर को पढ़ा, ठीक है ना। और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने एजुकेशन और हमारे एजुकेशन सिस्टम में तालमेल बैठाने की कोशिश की। कई सारे ओरिएंटलिस्ट, न सिर्फ यूरोपियन स्कॉलर बल्कि ब्रिटिश स्कॉलर भी इंडिया में आए, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक एंड जोनाथन डंकन। ये सब लोग आए जिनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते थे, ठीक है ना। ओके, अब दिया है कि गवर्नर जनरल की परमिशन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस में 1792 में एस्टैब्लिश किया ताकि हिंदू लॉ और लिटरेचर को गवर्नर जनरल, ठीक है ना, वेलेजली क्या कर सके। दिया है कि 1780 in order to develop appreciation for Hindu laws and literatures, Governor General Wellesley introduced course in Oriental learning in the from William College, ताकि जो भी अंग्रेज यहाँ काम करने आए, यूरोपियन काम करने आए, वो सबसे पहले इस कॉलेज में जाके पढ़ें और इंडियन कल्चर को जानने की कोशिश करें। जब वो सारे सीख, मतलब उन्होंने अंग्रेजों के लिए ये कॉलेज बनाया था, ठीक है। बाद में उस कॉलेज इंडिया को भी मिला, विच ही एस्टैब्लिश एट कलकत्ता, और इसको इन्होंने कलकत्ता में बनाया अराउंड 1800 टू ट्रेन यंग सिविल सर्वेंट। 1800 में एक नया कॉलेज, ठीक है ना, बनाया गया कलकत्ता में ताकि नए सिविल सर्वेंट जो आए वो इंडियन कल्चर के हिसाब से खुद को ढाल सके, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं आपको, बहुत अच्छे। बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा। इन द 19th century सम ग्रुप्स ऑफ द पीपल बिकेम इंटरेस्टेड इन इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन टू द इंडियंस। 19th century के शुरू में कुछ ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल थे जो चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हो, बट चीफ एमंग देम वर द क्रिश्चियन मिशनरीज। लेकिन उसमें से जो थे वो लोग थे कौन? क्रिश्चियन मिशनरीज थे। कुछ इंडियन रिफॉर्मर चाहते थे और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये सारी चीजें चाहते थे। रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या क्या किया? तो मेनी ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज बिलीव्ड दैट द सोशल एविल्स इन इंडिया सोसाइटी कुड बी रिमूव्ड बाय विनिंग ओवर द इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। कई सारे क्रिश्चियंस का ऐसा मानना था कि इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अंधविश्वास हम कह सकते हैं, या जितनी भी कुरीतियां हैं, गलत गलत चीजें जो धर्म के नाम पे की जाती है, रिलीजियस के नाम पे की जाती है, उसको तभी किया जा सकता है जब वेस्टर्न एजुकेशन को प्रॉपरली इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की जाए, ऐसा उनका मानना था। बट द कंपनी हाउएवर बैंड मिशनरी एक्टिविटीज इट्स इंडियन टेरिटरी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोपियन क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में बैन किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बिकॉज फियरिंग हॉस्टाइल इंडियन रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऐसा उनको इसलिए लगा कि अगर इंडियन एजुकेट हो जाएंगे, ब्रिटेन को ऐसा लगा कि इंडियन अगर एजुकेट हो जाएंगे तो वो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। सो विलियम कैरी अ क्रिश्चियन मिशनरी, विलियम कैरी जो एक क्रिश्चियन मिशनरी के मेंबर थे, केम टू इंडिया इन 1793। वो 1793 में इंडिया आते हैं एंड ही लर्न सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बंगाली एंड संस्कृत। और उन्होंने कई सारी इंडियन लैंग्वेज को जाना जिसमें बंगाली भी था और संस्कृत भी जानने की कोशिश की। ओके, ही ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू बंगाली। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट एक इंग्लिश बुक थी जिसको बंगाली में ट्रांसलेट किया। और 1800 में कैरी, ठीक है ना, दानिश कॉलोनी श्री रामपुर में जाके सेटल हो गए,
ठीक है, सम डिस्टेंस नॉर्थ ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ता से थोड़ी दूरी पर था। हियर टुगेदर विद सम अदर मिशनरीज, दूसरे मिशनरीज के साथ मिलकर उन्होंने श्री रामपुर मिशन की शुरुआत की। द मिशन स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस, और मिशन ने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। दिस प्रेस फर्स्ट पब्लिश अ बंगाली बुक, इस प्रेस ने सबसे पहले एक बंगाली बुक की शुरुआत की जिसका नाम था कैरीज ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट जो कैरीज ने ट्रांसलेट किया था बंगाली लैंग्वेज में, उसकी प्रिंट सबसे पहले हुई। इन 1818 द मिशन सेट अप द श्री रामपुर कॉलेज, बाद में इसी को श्री रामपुर कॉलेज कहा गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या है। ओके, चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है। अब देखिए, रोल ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर। इंडियन रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग क्या चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के और इनकी क्या मनसा थी। तो मेनी इंडियन रिफॉर्मर सच एज राजा राम मोहन राय, ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका ऐसा मानना था कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करते हैं तो सोशल लेवल्स, मतलब सामाजिक कुरीतियां जो हैं भारत में, उसको खत्म किया जा सकता है। दे एस्टैब्लिश स्कूल, उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, ठीक है ना, ताकि वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया सके और इंडिया में क्या किया जा सके, इंडियन एजुकेशन को भी बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। राम मोहन राय फॉर द एग्जाम्पल, राम मोहन राय ने स्टैब्लिश किया हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, ठीक है, कब 1817 में, विद द सपोर्ट ऑफ स्कॉटिश स्कॉलर डेविड हेयर। स्कॉटिश स्कॉलर डेविड हेयर की हेल्प से 1817 में राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। एंड स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ इन 1825 ही फाउंडेड द वेदांत कॉलेज, उन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया एंड विच ऑफर्ड कोर्स इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न साइंसेस। वेदांता कॉलेज में दोनों लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ाया जाता था, वो इंडियन लर्निंग भी था और वेस्टर्न साइंसेज भी था। गवर्नमेंट का क्या रोल था? गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट बन गई थी, मतलब ताज के अंडर में आ गई थी 1857 के बाद। तो अभी वो नहीं चल रहा है, अभी हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही हैं, ठीक है। In the early 19th century, many people in England began to feel that the government should be responsible for ensuring the happiness of the greatest possible number of subjects, ठीक है। दिया है कि 19th सेंचुरी में लोगों को ऐसा लगा, ठीक है, मिशनरीज को ऐसा लगा, कई लोगों को इंग्लैंड के ऐसा लगा कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कॉलेजेस में कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं। बट जिसमें जेम्स मिल थे, जो एक सिविल सर्वेंट थे इंडिया में, उन्होंने ओरिएंटल लर्निंग एज बीइंग अनसाइंटिफिक एंड अनप्रैक्टिकल दिया है कि अगर इंग्लिश एजुकेशन को हम साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से नहीं पढ़ाते हैं तो हम जो करना चाहते हैं वो इंडिया में नहीं हो पाएगा, मतलब हम इंग्लिश एजुकेशन को फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड ही देयरफॉर वांटेड द इंडियंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड इंटायरली ऑन वेस्टर्न फिलोसफी एंड साइंस। इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया में पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन और फिलोसफी को इंडियन पीपल को पढ़ाया जाए, ओके, विच वुड बी मोर यूजफुल टू देम, जो उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। एंड पीपल हु हेल्ड द सेम व्यू केम टू बी रेफर्ड टू द एंग्लिसिस्ट, और लोगों का भी यही मानना था जैसा कि एंग्लिसिस्ट का मानना था, ठीक है ना। एम्प्लॉइंग इंडियंस विथ वेस्टर्न एजुकेशन इन पब्लिक ऑफिसेज वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। दिया है कि अगर हम इंडियंस को पढ़ा देते हैं और इंडियन सिविल सर्वेंट इंडिया में रहेंगे तो हम जो महंगे ऑफिसर्स को अपॉइंट करके इंग्लैंड से इंडिया लाते हैं उनसे हम बच जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। सेकंड क्या था कि इंडियंस दस एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड वुड डेवलप वेस्टर्न मोरल वैल्यूज एंड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी द ब्रिटिश। अगर हम इंडियन को एजुकेट करते हैं तो वो हमारे काम में, शासन करने में हमारी हेल्प करेंगे और हमारे लिए क्या करेंगे, लॉयल रहेंगे, ठीक है। Western influences would change the lifestyle of the educated Indians so that they would rapidly accept British goods। दिया है कि वेस्टर्न एजुकेशन से इंडियंस पीपल के लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएंगे और वो हमारे गुड्स को आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एंग्लिसिस्ट, ठीक है ना, वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, तो इसे आप पढ़ लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। मैं अगला टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, वो है इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी। तो इन 1844 में इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वाज इंग्लिश मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, 1844 यानी कि 1844, ठीक है।
दिस मेड द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक ऑफिसर्स। और इसकी वजह से पब्लिक ऑफिस में, यानी कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको करना है पब्लिक ऑफिस में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद बात समझ में आ रही है। वुड डिस्पैच क्या था ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो दिया है कि इन 1854 एन ऑफिशियल रिपोर्ट कॉल्ड वुड डिस्पैच, ठीक है, आफ्टर इट्स ऑथर चार्ल्स वुड रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट of a graded system of English medium schools, colleges and universities in India. A department of education was set up the suppressing the education system and to distribute funds among the various institutions for training teachers were also set up. दिया है कि 1854 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई जिसको चार्ल्स वुड ने क्या किया था, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनाई जाए इंग्लिश मीडियम, उसमें ग्रेडेड सिस्टम लागू किया जाए। ग्रेडेड का मतलब जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतना अच्छा ग्रेड दिया जाएगा। और साथ में एक सबसे पहली बार एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय की बात उन्होंने की और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश करने की बात भी उन्होंने की, जो इन सबको रेगुलेट करेगा और वेरियस इंस्टीट्यूशन को चलाने में हेल्प करेगा। इंस्टीट्यूशंस जो था वो न सिर्फ स्कूलों के लिए हो, बल्कि जो टीचर्स उस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक कॉलेज बनाया जाए। मतलब सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से था पहले से ही, जो आज भी चल रहा है। The government decided to introduce order and discipline in the पाठशाला and मकतब्स। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि न सिर्फ वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नियम कानून बनाएगी, बल्कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन देते हैं इंडियंस, जैसे कि पाठशाला और मकतब्स, इनमें भी रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाएंगे, डिसिप्लिन्स लगाए जाएंगे। इट फ्रेम्ड न्यू रूल्स फॉर दीज स्कूल्स एंड गेव ग्रांट्स टू द स्कूल्स एंड दैट एक्सेप्टेड देम। दिया है कि नए रूल रेगुलेशन बनाए गए और इन स्कूलों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। इनके सिलेबस को फिक्स किया गया। टीचर्स वर आस्क्ड टू टीच फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टीचर को कहा गया कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, रिटन अकॉर्डिंग टू फिक्स सिलेबस। आप एक फिक्स सिलेबस पढ़ाएंगे, टू फॉलो रेगुलर रूटीन, और उसको रेगुलर रूटीन में पढ़ाएंगे। कुछ भी किसी दिन पढ़ा के आप नहीं निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ इसमें था। द इवोल्यूशन, स्टूडेंट जो थे कभी भी एडमिशन ले लेते थे, वो एडमिशन अब कभी भी नहीं ले सकते थे, उनको एक फिक्स टाइम पे एडमिशन लेना होगा, ठीक है। स्कूल की फीस डिसाइड की गई। वर्किंग चिल्ड्रन एट द टाइम इट हार्ड पुअर, इसलिए जितने भी गरीब बच्चे थे अब उनके लिए पढ़ना धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सिस्टम वो गरीब बच्चे फॉलो नहीं कर सकते थे। अब यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब हुई, तो 1857 में 1857 में University, 1857, the University of Madras, Bombay and Calcutta came to existence, followed by the University of Allahabad and Lahore in 1887. दिया है कि 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को बनाया गया और उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को भी 1887 में बनाया गया। आई होप आपको चीज़ें ये याद रहेंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर, तो बैड इफेक्ट क्या था पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। द न्यू एजुकेशन सिस्टम नेग्लेक्टेड द एजुकेशन ऑफ द मासेस, ठीक है। मतलब न्यू एजुकेशन सिस्टम के आने से जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन थे, पाठशाला और मकतब, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज अलाउ टू डिक्लाइन एंड वाज नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी अल्टरनेटिव सिस्टम। ट्रेडिशनल एजुकेशन धीरे धीरे खत्म होता गया, बर्बाद होता गया और उसको रिप्लेस नहीं किया गया। फिर एजुकेशन सेंटर्स वर लोकेटेड मेनली इन द अर्बन एरिया, जबकि जो नए नए कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी बनी थी वो शहरी इलाकों में थे, ठीक है ना। एंड प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वेर फ्यू, और लड़कियों के एजुकेशन की बात बहुत कम की गई थी। तो ये सारी चीजें क्या थी, गलत थी। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन नेग्लेक्टेड द स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री, लॉ, फिलोसफी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन इंडियन पीपुल के लिए क्या किए गए, हम कह सकते हैं बैन कर दिए गए, नेग्लेक्ट कर दिए गए, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की, रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज भी है उत्तराखंड में, एंड फॉर इंस्टेंट वाज ओपन टू यूरोपियंस ओनली, ठीक है।
मतलब रुड़की की जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोली गई थी वो सिर्फ यूरोपियंस पीपुल के लिए खोली गई थी, इंडियन पीपुल के लिए नहीं खोली गई थी। तो ये सारे क्या थे, बैड थिंग्स थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बहुत कम उस समय मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। गुड इफेक्ट क्या था, तो ग्रेजुअली इंग्लिश बिकेम अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एमंग एजुकेटेड इंडियंस लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले, ठीक है ना, एजुकेटेड इंडियंस ने इंग्लिश को कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बना दिया। दिस इज द लॉन्ग रन हेल्प द इंडियंस यूनाइट, और इससे इंडिया के लोगों को एक करने में काफी हेल्प मिली। वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस टू मॉडर्न लिबरल आइडियाज। वेस्टर्न एजुकेशन के आने से लोगों के अंदर मॉडर्न यानी कि आधुनिकता धीरे धीरे आए, मतलब मॉडर्निटी हम कह सकते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे आने लगी। तो ये सारी चीजें एक अच्छी चीजें थी जो होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल एजुकेशन, अगला टॉपिक है नेशनल एजुकेशन। ठीक है, नेशनल एजुकेशन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो देखिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19th सेंचुरी खत्म हो रहा था, कई सारे इंडियंस चाहते थे क्या, डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम से कई सारे स्कॉलर इंडियन खुश नहीं थे। ठीक है, क्या किया उन्होंने, दे फेल्ट इट वाज टीचिंग द यूथ टू एडमायर एवरीथिंग वेस्टर्न एंड लुक डाउन ऑन एवरीथिंग इंडियन। ऐसा उनको लगा कि वो लोग सिर्फ ब्रिटिश चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और इंडियन चीजों को वो क्या कर रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात नहीं थी, तो उनका सोचना सही था। दे फेल्ट द नीड ऑफ नेशनल एजुकेशन, इसलिए वो चाहते थे कि एक नेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाए, विच वुड टीच द यूथ टू टेक प्राइड इन देयर ओन कल्चर, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में पता चल सके। ठीक है, ठीक है। द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिकॉग्नाइज किया मेरिट, ठीक है ना, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को, साइंटिफिक लर्निंग को। ठीक है, वो चाहते थे कि बच्चे न सिर्फ साइंटिफिक लर्निंग करें बल्कि वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को भी जाने। ही कंडेम्ड द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात की और ये भी एक्सेप्ट किया कि ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चों के क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ठीक है, और उनके जो इंडिविजुअल लर्निंग एबिलिटीज हैं, इम्पोज ऑन देम एंड अलाइन करिकुलम विच वॉज अनरिलेटेड टू देयर सराउंडिंग्स, और उनके चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं जिससे वो मतलब कल्चर